तो लास्ट क्लास में अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड तो नहीं हुआ था, एक बार रिकैप कर लेता, ठीक है। पहले हम लोग कुछ नहीं किया था, वी डिड एन एग्जांपल्स ऑन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। एक बार फिर से बोलते हैं, करंट एसेट्स का एग्जांपल बोलना। करंट एसेट्स का एग्जांपल्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और कुछ बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। हाँ, कैश एट बैंक बोला किसी ने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉट बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। दैट वाज द एग्जांपल फॉर करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होता है? those assets which will be realized or converted into cash within a period of 12 months, or from which we will get benefit within 12 months is current assets. Non current assets क्या होता है? Those assets which will continue for a longer period of time in our business, which will give us benefit, ठीक है, या फिर which will increase my earning capacity or will reduce my cost, उसको अपन non current assets बोलते हैं, ठीक है। 5-10 मिनट उसको रहने देना, उसके बाद में ऑटो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको बस एकदम वॉल्यूम डाउन कर, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल, नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे मत बोलो लॉन्ग टर्म लोन, समझ में नहीं आता है लिया है या दिया है। इफ हमने दिया है तो टर्म क्या होगा? एडवांसेस, और लिया है तो बोरोइंग्स, ठीक है। ऐसे बोलने का कि लोन्स एंड एडवांसेस, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, intangible assets, intangible assets, tangible assets, non current investment, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स था ना, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स है आपका नॉन करंट एसेट्स का। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, ट्रेडमार्क, ठीक है। ये सारा तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। दैट वाज माय करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। फिर हमने देखा था करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब obligation of a business which has to be paid within 12 months is known as current liabilities. Example, short term loans and borrowings, creditors, outstanding expenses, advance income, GST payable, tax payable, bills payable, bank overdraft. Is it clear? These were the examples of current liabilities. Creditor का मतलब क्या था? Yes, the person from whom we purchases goods on credit is known as creditor. Debtor क्या था? Whom we sell goods on credit is known as debtors. ठीक है? Bills receivable, bills payable clear था? तो that was my current liabilities. फिर हमने देखा non current liabilities क्या होता है? Obligation of a business which is to be paid after 12 months is known as non current liability. ये जो विद इन 12 मंथ्स एंड मोर देन 12 मंथ्स हम चेक कर रहे हैं, कौन सी डेट पे चेक करते हैं? 31st ऑफ मार्च, दैट इज माय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस दिन हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट कमिंग 12 मंथ्स में मुझे कितना पे करना है। इफ 12 मंथ्स में पे करना है देन इट इज करंट लायबिलिटी। इफ आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटीज। विद इन 12 मंथ्स रिसीव करना है तो करंट एसेट्स, एंड मोर देन 12 मंथ्स तक चलेगा तो नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है? दैट वाज द थिंग जो हम लोगों ने एग्जांपल्स वगैरह किया था। उसके बाद हमने देखा था स्मॉल बिजनेस एंड बिग बिजनेस, स्टेप सीखे थे। स्टेप सीखने से पहले हमने ये डिसाइड किया था कि बिजनेस में क्या सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं क्या? ओनली कौन से ट्रांजेक्शन? यस, क्वांटिटेटिव। कौन से ट्रांजेक्शन? क्वांटिटेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव? which can be measured in terms of money। जिन ट्रांजेक्शन को हम लोग पैसे में वैल्यू कर सकते हैं उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, एंड बाकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिन ट्रांजेक्शन को अपन रिकॉर्ड नहीं करते उसको क्या टर्म बोलते हैं? क्वालिटेटिव। क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस? यस। टॉप मैनेजमेंट में झगड़ा,
आग लग गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। बट सिंस अकाउंट्स के रूल मुझे बोलते हैं कि सिर्फ मनी मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अवर बिजनेस। क्लियर है ये चीज? तो उसके बाद हमने देखा था रिकॉर्डिंग, यानी एक बार पता कर लिया कि ट्रांजेक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी है तो हम बिजनेस में लिखेंगे, वरना तो हमें याद भी नहीं रहेगा। लिखने के लिए हमने देखा कि स्मॉल बिजनेस है या फिर बिग बिजनेस है। स्मॉल बिजनेसेस कैसे रिकॉर्ड करते हैं? थ्रू जर्नल। वेयर इज बिग बिजनेस जहां पे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है, along with the journal they prepare subsidiary books। ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स। अब सब्सिडियरी बुक्स में कौन सा आता है? कैश बुक। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर डील्ड इन कैश। कैश का मतलब ओनली हार्ड कैश या बैंक के ट्रांजेक्शन भी? दोनों, चाहे आप कैश में करो चाहे बैंक के थ्रू करो, वो भी कैश ही है। इज इट क्लियर? तो वन इज कैश बुक। सेकंड, परचेज बुक। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? यस, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स, यदि आपने कोई एसेट परचेज किया है जैसे मशीनरी, एसी, बिल्डिंग, क्रेडिट में परचेज किया है तो उसको हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। इज इट क्लियर? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्लियर है? फिर और क्या बनाते हैं? सेल्स बुक। उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यदि आपने एसेट सेल किया है क्रेडिट में तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्लियर है ये चीज? फिर और परचेज रिटर्न बुक, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो था, जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो होगा। कैश परचेज वाला रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि कैश परचेज रिटर्न में क्या होगा? इमीडिएटली कैश पे करना पड़ेगा। बट क्रेडिट वाले में हम लोग हिसाब चलता रहेगा। इज इट क्लियर? देन सेल्स रिटर्न बुक, ये था। उसका और एक नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड बुक, क्योंकि वापस गुड्स आ रहे हैं हमारे पास में, तो रिटर्न इनवर्ड बुक। उसमें क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विच इज रिटर्न। जो हमने क्रेडिट में सेल किया था और रिटर्न हो गया, वो हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और कौन सा बुक है? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। हाँ, परचेज रिटर्न के अंदर जैसे कि सपोज मैंने क्या किया, इसको 10,000 का गुड सेल किया, इसने मुझे इमीडिएटली 10,000 पे किया। मैंने आपको 50,000 का गुड सेल किया एंड यू सेड कि 1 मंथ के बाद पे करोगे। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, राइट। अब जब ये घर गया, बिजनेस में गया, तो इसको पता चला कि 5,000 का गुड्स डिफेक्टिव है। तो ये इमीडिएटली नेक्स्ट डे मेरे पास आया कि भैया ये 5,000 का गुड्स तो आप रख लो, मेरे कोई काम का नहीं है। तो एक बात बताओ, 5,000 में इसको इमीडिएटली रिटर्न करूंगा या नहीं करूंगा? जब मैंने इसको सेल किया तब तो इमीडिएटली 10,000 ले लिया। अब जब ये गुड्स रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अच्छा ठीक है, आपके पास 5,000 मेरे से बाद में लेके चले जाना। ऐसे होगा क्या? नहीं होता ना। जैसे कि सपोज आप कोई दुकान में जाते हो, 10 पैकेट चिप्स लिया, इमीडिएटली 10 पैकेट का 100 रुपए दिया, घर आया और सुना दिया मम्मी ने, इतना पढ़ लिया, 11 तक आ गया, अभी तक ये नहीं पता कि एक्सपायरी डेट देख के लाना चाहिए, एक चिप्स का पैकेट एक्सपायर्ड था। अब आप इमीडिएटली भाग भाग के वापस जाओगे, उस शॉपकीपर को वापस दोगे, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा? बोलेगा अच्छा ठीक है दीदी, बाद में रुपए ले लेना। ऐसे होगा क्या? तुम क्या बोलोगे? जब मैंने परचेज किया तो आपको इमीडिएटली पैसा दिया, तो मैं जब रिटर्न कर रही हूँ मुझे भी मेरा पैसा रिटर्न करो, राइट। इसको बोलते हैं कैश परचेज रिटर्न, राइट। तो कैश परचेज रिटर्न में हम लोग इमीडिएटली कैश वापस दे देते हैं। तो कैश इमीडिएटली दिया तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन माई कैश बुक, राइट। अब तुमने मेरे से क्रेडिट में परचेज किया था 50,000 एंड यू सेड कि 1 मंथ के बाद पेमेंट करूंगी। ओके, इट्स फाइन। बट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो आपके लायक नहीं थे, काम के नहीं थे, एंड आपने मुझे रिटर्न कर दिया 10,000 का गुड्स। तो बताओ, जब आप मुझे रिटर्न करने आओगे तो क्या मैं आपको 10,000 रुपीज भी रिटर्न करूंगा क्या? मैं क्या बोलूंगा कि मुझे आपसे 50,000 लेना था, 10,000 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया, नाउ नेट मैं आपसे कितना पैसा लूंगा? 40,000। पैसा तो रिटर्न नहीं किया ना। ये जो पैसा रिटर्न नहीं किया ना मैंने, दिस परचेज रिटर्न इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। क्लियर है? आया समझ में? सेम थिंग गोज फॉर द सेल्स रिटर्न वाला कहानी। तो हमने सब्सिडियरी बुक्स देखा था। सब्सिडियरी बुक्स कौन से स्टेज में आता है मेरा?
रिकॉर्डिंग, इधर भी रिकॉर्डिंग जर्नल और सब्सिडियरी बुक। इफ कोई भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आ रहा, सेल्स बुक में नहीं आ रहा, परचेज बुक में नहीं आ रहा, सेल्स रिटर्न में नहीं आ रहा, परचेज रिटर्न में नहीं जा रहा, ना ही बिल्स रिसीवेबल बुक में जा रहा है, ना ही बिल्स पेबल बुक में जा रहा है, तो कहां रिकॉर्ड करूं? जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, उसका जर्नल बनेगा। इफ अबव सब्सिडियरी बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। कैन यू गिव मी एनी सच एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस जो मेरा इन 7 सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा, जो मेरा इन 7 सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा? एनी एग्जांपल? कोई तो बोल रहा था परचेज ऑफ फॉर कैश या क्रेडिट। कैश में खरीदा तो बिजनेस का कैश गया, तब तो कैश बुक में आ जाएगा ना। क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर क्रेडिट, इफ आपने बिजनेस का एसेट परचेज किया है क्रेडिट में तो उसको कहां रिकॉर्ड करूं? वो गुड्स तो है नहीं, यानी वो मेरा परचेज बुक में आ नहीं सकता, राइट। कैश गया नहीं तो कैश बुक में आएगा नहीं, बाकी तो कोई बुक्स रेलिवेंट भी नहीं है उसके लिए, तो हम रिकॉर्ड कहां करें उस ट्रांजेक्शन को? वी विल रिकॉर्ड इट इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल है। हाँ हाँ, हमारे लिए जो परचेज रिटर्न है, सामने वाले के लिए सेल्स रिटर्न। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? तो एक ही एग्जांपल अभी तक हमने लिया जर्नल प्रॉपर का, और भी एग्जांपल हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है टॉप बिजनेसेस वगैरह, नॉर्मल एक एवरेज बिजनेस में, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आजकल जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स दोनों होता है। एक्चुअली अकाउंटिंग कंसेप्ट जब आपको सिखाए जाते हैं ना, तो ऐसे बोला जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस यूज ओनली जर्नल। जहां पे बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, जैसे टैली एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उन लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तब उन लोग नॉर्मल जर्नल करते हैं, राइट। बट जहां पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उनके सॉफ्टवेयर में जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स दोनों होता ही है, बाय डिफॉल्ट होता है आजकल, ठीक है। अब ऐसा कोई कहानी है नहीं, बट क्या है कि वो एजुकेशन जो आपका चला आ रहा है, घिसा पिटा वो चला आ रहा है, बहुत सारे कंसेप्ट है जिसका रेलिवेंसी नहीं है आज के डेट में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने बोला, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आजकल होता ही नहीं है, इसका कोई नीड ही नहीं है प्रेजेंट एरा में, बट फिर भी पढ़ा रहे। तो कुछ चीजें हैं जो अननेसेसरी पढ़ाई जा रही है। लेजर ड्राफ्टिंग आपको ऐसे ही सिखा रहे, सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करके देता है। जो आपको सीखना है दी बेस्ट तरीके से वो है जर्नल। यदि जर्नल किसी को आता है, क्योंकि जितने भी दुनिया के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको जर्नल करना होता है, उसके आगे के सारे स्टेप्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद करके देते, इनबिल्ट है उसके अंदर में। क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग, आपने उसको कमांड तो देना पड़ेगा ना। यदि कोई रोबोट खड़ा है, उसको बोलना तो पड़ेगा कि भाई मेरे को ये चाहिए, आप बोलोगे नहीं, वो अपने आप तो करेगा नहीं। तो आपने टैली को, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको बोल दिया कि ये परचेज है, आपने उसमें फिट कर दिया, अब वो आगे का सारा काम कर देगा। आगे का काम का मतलब, यू डू ओनली वन थिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग करते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए, पॉसिबल था क्या? नहीं था ना। सेपरेट सेपरेट क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में क्या बनाते हैं हम? लेजर्स, ठीक है। तो वो लेजर्स हमको बनाने का जरूरत ही नहीं है आज के डेट में, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बना देता है। यदि आपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर कमांड किया है रिकॉर्डिंग करने के टाइम, नेक्स्ट स्टेप सॉफ्टवेयर ऑटो करके देगा। बट अनफॉर्चुनेटली सीखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में बग्स हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा, राइट? इसके लिए सो सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकंड रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहां कहां करते हैं? जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। तो कहने से सब्सिडियरी बुक्स भी मेरा इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में क्या करना है? रिकॉर्ड तो कर लिया, अब क्लासिफाई करोगे, बिकॉज एक ही जगह पूरा सिलेबस होता तो नहीं पढ़ पाते ना। फिर क्या किया? अलग अलग बुक्स, जैसे स्टूडेंट का डेटा एक ही जगह पॉसिबल नहीं, तो मैंने क्या किया? हर एक स्टूडेंट का फाइल्स बनाया। वैसे हम बिजनेस में क्या करेंगे? लेजर्स बनाएंगे। इज इट क्लियर? लेजर्स बनाएंगे, दैट इज माय नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफिकेशन। फिर क्या करेंगे? इतना बड़ा लेजर भी कोई काम का नहीं है, क्या करेंगे? समराइज करेंगे, राइट। समराइजेशन में क्या बनाना सीखेंगे? ट्रायल बैलेंस, यानी लेजर्स का जो फाइनल बैलेंस है। जब मम्मी पापा आए, इतना डिबेट हुआ, तो क्या बोला था? ये बताओ ना रिजल्ट फाइनल, एंड रिजल्ट कितना है, एंड रिजल्ट कितना है, वही तो जानना था ना, राइट। तो वही जानना था। इधर कुछ क्या जा रहा है? इधर तो जगह है।
हाँ तो क्लियर है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद समराइज, समराइजेशन में क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या करना था, एनालाइज करना है। एक बार समरी बन गया उसके बाद क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीन चीज बना के करेंगे, राइट। अभी बताऊंगा कि ट्रेडिंग से क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलेगा, बट बैलेंस शीट आपको पता है, बैलेंस शीट क्या बताएगा, और अच्छे से बोला, एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो बताया। यस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। एनालाइज कर लिया, उसके बाद काम खत्म हो गया क्या, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, यही है अकाउंट्स का प्रोसेस। इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन में किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इतना ही चीज हमने लास्ट क्लास में किया था, ये सारे स्टेप, यही अकाउंटिंग का डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अब कुछ स्कूल में तो स्टार्ट ही शायद यहां से किया होगा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट से, बट मेरे को मजा नहीं आता। अब लिखूंगा तो कुछ समझ में भी आ रहा होगा, पहले दिन लिखता तो ऐसा लगता सच में थ्योरी क्लास कर। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ identification. Accounting is an art of identification of transactions which can be measured in terms of money. सबसे पहले तो यही देखा था, जब तक कोई ट्रांजेक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होगा, क्या हम उसको बिजनेस में लिख पाएंगे क्या। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ एनी ट्रांजेक्शन व्हिच इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एग्जांपल दो कोई। हमने तो लिया था एक दो एग्जांपल, बट दैट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो एक ट्रांजेक्शन है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। हाँ, दैट्स अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, चलेगा। और कोई एक अच्छा एग्जांपल लिया था हमने, हाँ, नहीं, डेप्रिसिएशन, नो इट्स अ ट्रांजेक्शन, वैल्यू निकलता है। अरे मैंने एक एग्जांपल लिया था, हमने मैनेजर को अपॉइंट किया है, फुल स्टॉप। मैनेजर को अपॉइंट करना, कितना सैलरी देना है क्या नहीं देना है, कुछ ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। आपने जो बोला वो भी ठीक था, लॉस बाय फायर, लेकिन वैल्यू नहीं पता, मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हो गया, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस टू योर क्रेडिटर और सप्लायर, ऑर्डर गिवन टू द सप्लायर, बट कितना रुपए का ये नहीं पता। तो जब नहीं पता तो क्या कोई रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं रिकॉर्ड करना। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, ट्रांजेक्शन्स, और ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या था, विच विल चेंज अवर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बट कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, क्लियर है। तो पहला काम है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ identification of transactions which can be measured in terms of money. It includes, it includes recording, it includes recording, classifying, it includes recording, classifying, summarizing,
analyzing and interpretation of the results thereof. Interpretation of the results thereof. तो जो हमने स्टेप का बात किया वही तो अकाउंट्स की डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टेज में क्या करेंगे, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। क्लासिफाइंग स्टेज में क्या सीखेंगे, लेजर्स कैसे बनना है, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। एंड देन इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, वो थोड़ा सा हायर वर्जन है। तो आपने एक सीखा टर्म ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है ये, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया, स्कूल में कहां तक पहुंच गया, तो चालू ही नहीं हुआ कुछ, डीबी तो चालू नहीं हुआ, बाकी तो हो गया। कहां तक, जर्नल, और बाकी लोग महर्षि। तो स्टार्टिंग में नहीं करा है क्या, बाकी लोग, हाँ कंसेप्ट चल रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बोल के टर्म आया ही नहीं क्या, तो फिर क्या बताया, एनालाइजिंग में क्या करते हो आप, समझाता ही नहीं, फिर पूछ लेगा टेस्ट में। ऐसा थोड़ी ना होता, आज के दिन में करते हैं, मतलब मॉडर्न। हाँ वो जर्नल जैसे करते हैं वही करते हैं। ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, सिर्फ अकाउंटिंग रूल्स को समझने का तरीका अलग, बट जर्नल तो वैसे ही बनेगा। तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या सीखा है। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। वर्ड से समझने का कोशिश करो, हमेशा कहते जहां पे आपको कोई भी चीज नहीं समझे डज नॉट मीन कि आपको नहीं पता, शायद आपको वर्ड्स पकड़ना है, ठीक है। ये वर्ड्स बना कैसे या किस तरीके से हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग वर्ड को समझो कि ब्रेक करो, क्या वर्ड से आपको लगता है बना होगा, ट्रेड, ट्रेड से बन गया ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना, यानी जो आपके बिजनेस का कोर एक्टिविटी है। तो बेसिकली जो आपके बिजनेस का कोर एक्टिविटी है वो करके आपने कितना पैसा कमाया, उससे हम लोग, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। याद है हमने इनिशियली सीखा था, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है इनकम, और एक होता है गेन, ठीक है, और एक होता है नेट प्रॉफिट, राइट। रेवेन्यू क्या था, जो गुड सेल करके मिलता है। इनकम क्या था, माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा था, तो आपको इनकम मिल गया ना। ये जो इनकम निकाला है ना, वो कैसे निकालते हैं, थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि सपोज आपने 1000 रुपए का गुड्स परचेज किया, पहले से आपके पास बिजनेस में 500 रुपीज का गुड्स था, कहने से पहले से था, तो वो ओपनिंग स्टॉक है, लिखना मत आराम से। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 5000 रुपीज का गुड्स था, राइट। फिर आपने परचेज किया 50,000, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से आपने
रिटर्न कर दिया 5,000, ठीक है। सोल्ड 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। इन ट्रांजैक्शन से क्या कोई एक इवेंट निकल सकता है? देखो, आपके पास स्टार्टिंग में 5,000 का गुड्स था, देन यू परचेज इन योर बिजनेस 50,000, उसमें से 5,000 तो रिटर्न कर दिया, तो कैन आई से योर नेट परचेज इज 45,000। 50,000 परचेज किया, 5,000 रिटर्न हो गया, तो नेट परचेज कितना हुआ? 45,000 का नेट परचेज है। और पहले से आपके पास कितना पड़ा था? तो टोटल कितना गुड्स हो गया? 50,000। 50,000 का गुड्स हो गया। अभी भी कितना पड़ा है? 20,000 पड़ा है ना। तो दैट मीन्स आपने कितना रुपीस का सेल कर दिया? 30,000। कितने रुपए में सेल किया? प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। अरे 50,000 में सेल किया ना। आया समझ में? ये जो 20,000 निकाला है, यही हम निकालते हैं थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाई आई सेड ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि ये पैसा मालिक घर नहीं लेके जा सकता। सिर्फ गुड सेल करके जो कमाया, क्या वही काम था क्या? मतलब अभी तक हमने क्या एक्सपेंसेस कंसीडर किया है? सिर्फ परचेज वाला। क्या बिजनेस में इतना ही एक्सपेंसेस होता है क्या? स्टाफ का सैलरी भी होगा, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, और भी बहुत सारे डेप्रिसिएशन होगा, राइट। सारा एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा, वो ऑनर घर लेके जा सकता है। दैट इज द नेट प्रॉफिट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिजनेस में क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, कैसे निकाला आपने? अब लिख सकते हो तुम लोग ये एग्जांपल। कैसे निकाला बताओ? आपने एक वैल्यू फाइंड आउट किया था 30,000। 30,000 फाइंड आउट किया था ना। कैसे फाइंड आउट किया था? आपने जो सेल किया है वो कितना रुपीस में हुआ है? 50,000। उस वैल्यू का आपने प्रॉफिट निकाला 20,000। तो 50,000 माइनस 20,000, 30,000, ये वैल्यू कैसे तो आपने फाइंड आउट किया था। इस 30,000 को मैं क्या बोलता हूं पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचा है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? इनकम कैसे निकालते थे? सेल्स माइनस परचेज वैल्यू तो करते थे, राइट। तो आपने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला आपने? समझना अच्छे से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टार्टिंग में आपके पास कितना था? तो दैट इज ओपनिंग स्टॉक। उसमें आपने क्या ऐड किया? नेट परचेजेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेजेस? ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको नेट परचेज बोलते हैं। अरे यही तो नेट परचेज है ना। 50,000 माइनस 5,000, 45,000। तो 45,000 नेट परचेज का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट्स माय नेट परचेज इन अ बिजनेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, इतना टोटल गुड्स था आपके पास। उसमें से अभी भी कितना पड़ा है? माइनस। तो आपको पता चल गया कि कितना रुपीस का गुड्स आपने सेल किया। ओपनिंग स्टॉक था 5,000, नेट परचेजेस कितना? 45,000। एंड स्टिल इन योर बिजनेस यू हैव
20,000 का गुड्स, तो ये जो 30,000 है यही तो बेचा होगा ना आपने, तो इसी को बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड सेल किया है उसका कॉस्ट वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर। फिर आपको सेल वैल्यू पता है तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं, बट इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस सीओजीएस, शॉर्टकट में लिखा मैंने, सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल कितने में किया, उसका कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना 20,000। So to find out gross profit or gross loss, we prepare trading account in our business. मैं यहाँ लिखूं, it is prepared to ascertain gross profit or gross loss of a business. ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिसमें हम डील करते हैं, तो उसमें कितना खरीदा, कितना था, कितना बेच दिया, कितना अभी भी पड़ा है, वो सब जो प्लस माइनस करके हम जो प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस। क्लियर है। क्या इससे मेरा काम हो जाएगा क्या बिजनेस का। ग्रॉस प्रॉफिट से कोई काम नहीं होना, मुझे बिजनेस का क्या जानना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे, इट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain net profit or net loss of a business. It is prepared to ascertain net profit or net loss of a business. It is prepared to ascertain net profit or net loss of a business. समझ में आया, वाई वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट तो आपको पता ही है क्यों बनाते हैं, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। क्लियर है। इसका मतलब आप लोगों को अब अकाउंटिंग साइकिल पता है। क्या है अकाउंटिंग साइकिल, क्या करते हैं अकाउंट्स में, सबसे पहले रिकॉर्ड, उसके बाद फिर 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 कम्युनिकेशन या इंटरप्रिटेशन। यही तो अकाउंटिंग साइकिल है। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन हम यही करते रहेंगे, एक साल का करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक बिजनेस परमानेंटली शट डाउन नहीं हो जाए। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, इस ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। यानी बेसिकली आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग स्टेज में क्या करते हैं हम, जर्नल और
सब्सिडियरी बुक्स, उसके बाद लेजर्स, यही करते हैं ना। पहले ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को आप क्या करोगे, जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में लिखोगे, फिर यहां से ये कहां चला जाएगा, लेजर्स में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बस ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इंटरप्रिटेशन कभी भी साइकिल में नहीं आएगा, वो जस्ट हम प्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? पक्का? क्लियर, समय लगेगा क्योंकि पहली बार जब पढ़ते तो थोड़ा धुंधला धुंधला। अच्छा, वो स्कूल पैटर्न इज वेरी गुड, माय पैटर्न इज थोड़ा डिफरेंट। क्या होता है, जब तक आप वो एसेंस को फील नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको कुछ टर्म्स पता है, चीजें पता है, तब आपको ये बताऊंगा तो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ऐसा होता होगा। बट स्टार्टिंग से मैं एक थ्योरी बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है कि अच्छा ठीक है, मैंने को फटाफट पहला 4 चैप्टर खत्म करना है, लिखाया समझाया, कुछ रिटेन नहीं रहता। अब आज की डेट में आपको ये भी पता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, क्या है। Because of business entity concept, we record capital as asset of our business. Process ही नहीं है कुछ लोग। Because of business entity concept, we record capital as asset of our business liability. ठीक है, आई बात समझ में? Because of going concern assumption, we classify all the assets as normal assets. Going concern है ना, पता है सबको? Then 3 fundamental accounting assumptions क्या क्या है? राजा नहीं पढ़ के आया, बोलने का क्या क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अक्रूवल क्या था? We record both cash and credit transaction related to this year, right? To find out my current year net profit and net loss, हम सिर्फ current year की income और expense को count करेंगे। Is it clear? आई बात को समझ में? That was my accrual basis of accounting. अब एक चीज ध्यान रखना, अक्रूवल बेसिस से पहले और एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था, दैट वाज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एट प्रेजेंट आप कैसा भी टाइप का बिजनेस चला रहे हो, वेदर यू आर ए प्रोफेशनल और ए मैन्युफैक्चरर और ए ट्रेडिंग बिजनेस, कोई भी हो, यू हैव टू फॉलो accrual basis of accounting. But पहले there was another basis of accounting, that was cash basis of accounting, which was purely followed by professionals. अभी कैश बेसिस में क्या होता हो? यस, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। उन लोग क्या करते, जैसे प्रोफेशनल्स का मतलब हो गया डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन लोग क्या करते थे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते थे। इन लोग का क्या होता था, पैसा आ गया तो इनकम और पैसा गया तो एक्सपेंस। जैसे कि सपोज क्या होता था कि किसी डॉक्टर का क्लिनिक में आप दिखाने गए, बोले डॉक्टर साहब आज तो नहीं लेके आए, नेक्स्ट टाइम दे दूंगी, तो डॉक्टर उसको इनकम ही नहीं मानता था कि क्या भरोसा नेक्स्ट टाइम मेरे पास आए या नहीं आए। तो लोग क्या करते थे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते थे। बट विद द टाइम अब तो वहां पे भी खाता चलने लग गया, क्योंकि वो आपका फैमिली डॉक्टर बन जाता है, तो आप इमीडिएटली उसको नहीं पे करते हो, थोड़ा लंबा हिसाब बन जाता है तो बिल आ जाता है, राइट?
सिमिलरली गोज विद द लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन सबके यहाँ पे भी वही कहानी होने लग गया। तो उनको पता चला कि ये फिजिबल नहीं है, इससे हमारा करंट ईयर का ट्रू इनकम पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, 3 साल पुराना पैसा करंट ईयर में मिलता था, अचानक से वो आके दे देता, तो एज पर कैश बेसिस वो करंट ईयर का इनकम हो गया, राइट। यदि कोई मुझे 2 साल फ्यूचर का पैसा आज दे देगा, आई विल कंसिडर करंट ईयर इनकम एज पर कैश बेसिस, राइट। इफ मैंने इस ईयर में पेमेंट किया है, दैट इज माय करंट ईयर एक्सपेंस। इस तरीके से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देते, बट दैट वाज नॉट द करेक्ट वे। जैसे जैसे समय आगे गया, समझ में आया कि वी नीड बोथ ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश बेसिस समझ में आया। कैश बेसिस में क्या होता है, वी रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीव एंड कैश पेड, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इररेस्पेक्टिव वो किस ईयर का है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। इफ मुझे करंट ईयर का इनकम निकालना है, व्हाट आई विल डू, करंट ईयर में जितना रिसीव किया माइनस करंट ईयर में मैंने कितना पे किया, तो जो भी बचेगा दैट्स माय इनकम। हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते हैं क्या वो पैसा सच में मेरा करंट ईयर का था क्या। हो सकता है मैंने किसी क्लाइंट का 3 साल पहले ऑडिट किया था, वो पैसा मुझे करंट ईयर में दे रहा है, तो क्या मुझे करंट ईयर का इनकम मानना चाहिए क्या। अक्रूवल मना करता है, बट कैश बेसिस बोलता है हाँ, जब पैसा आया तभी इनकम, और जब पैसा गया तभी आप एक्सपेंस मानोगे। दैट वाज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हिच वाज प्योरली फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स। अब तो प्रोफेशनल्स को भी अलाउड नहीं है, दे हैव टू फॉलो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हमारे इंडिया में जितने भी टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू फॉलो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस वाला फंडा क्लियर है। अब और एक चीज समझो, कुछ कंसेप्ट आपने एक समझा था, मनी मेजरमेंट समझ लिया था, बिजनेस एंटिटी हो गया, डुअल एस्पेक्ट हो गया, और क्या था, हाँ नहीं मिला तो डूब गया, लॉस। रिकॉर्ड करेंगे एज ए, हाँ एज ए लॉस बुक करेंगे, ठीक है। चलो पूछा, ये तो एक टर्म समझा देता हूँ। सपोज मैं पहले भी बता रखा है शायद मैंने, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या था, जब कोई कस्टमर जिसको मैंने सेल किया वो मुझे पैसा नहीं देता, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको लॉस मानता हूं ना। तो वही बात है कि आपको पैसा मिलना था, वो पैसा नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, नहीं दे रहा नहीं दे रहा, ट्रीट इट एज अ लॉस ऑफ योर बिजनेस। एंड अचानक से वो पैसा आ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड, वो आपके लिए गेन है। क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंसेप्ट समझो अच्छा सा, प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है, दैट व्हाट वी फॉलो इन आवर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ में भी आप लोग ये फॉलो करते हैं। अब क्या होता है, सपोज आप में से किस्मत किसका तेज है? कोई तो होगा लकी पर्सन। हिरल का किस्मत बहुत तेज है, ठीक है। वी आर इन द मंथ ऑफ मे, नेक्स्ट बड़ा फेस्टिवल अब तो दुर्गा पूजा ही आएगा एंड दिवाली। ए वो बड़ा, वो तुम लोग का ही है, खाली खाली इन्फ्लो ही इन्फ्लो है, वो फेस्टिवल नहीं। नहीं, बेसिकली दुर्गा पूजा, दिवाली, नवरात्रि, ये आने वाला बड़ा फंक्शन, ठीक है। इन फंक्शंस में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम भी चलता है, लॉटरी बहुत होता है इन दिनों में, राइट। एंड हीरल का तो किस्मत तेज। हीरल ने क्या किया, अभी से 5 करोड़ का लॉटरी बाई कर लिया। अब 5 करोड़ का बाई कर लिया हीरल ने, वो खुद ने एक्सेप्ट किया है कि उसका किस्मत तेज है, यानी वो जीतेगा ही, वो तो जीतेगा ही। अब 5 करोड़ तो आने ही वाले हैं ना 4 महीने बाद, 4 महीने बाद इसके बाद 5 करोड़ आने वाले, इसको क्या फर्क पड़ेगा, आज हमें ले जाके 5 स्टार में पार्टी दे दे, दे देगी, ये खुशी खुशी दे देगी। हो सकता है हमें मॉल भी लेके जाएगी, सबको एक एक पेयर टी शर्ट भी दिला देगी, ले लो जिसको जो पसंद है, 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं भाई। जाएगी बीएमडब्ल्यू के शोरूम में, कल भेज देना घर पे, 5 करोड़ आने वाले हैं। क्या ऐसा होगा क्या, क्यों नहीं, करो ना, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आया ही नहीं तो करोगे नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है चलो, श्योरिटी नहीं है, ओके नहीं करोगे, तुम लोगों ने बोला।
अभी रिसेंटली किसी का बर्थडे गया क्या, जिसका पार्टी आप लोग खा के आए हो? किसी दोस्त का पार्टी वार्टी खा के आए हो, या फिर किसी का कुछ तो ऑब्लिगेशन हुआ होगा ना। परिवार छोड़ो, बर्थडे गया, इसका पार्टी में भी गया तुम लोग। हाँ ठीक है ना, उसके बाद में तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे नहीं आया ना अभी तक, लेकिन तुम पार्टी दिया था, इन लोग सब आए थे। अब तुम लोग सब गए थे, इसका मतलब जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तुमको ट्रीट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इफ आप किसी बर्थडे पार्टी में जाओगे, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना, हमें सिर्फ मेन्यू का राइट साइड दिखाई देता है, लेफ्ट साइड उस दिन फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे दिखाई पसंद, मेरी क्या पसंद है मुझे समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन मेरे को ये जरूर समझ में आ रहा है 500 से ऊपर का आइटम, 1000 वाला, हाँ यही सबसे अच्छा होगा भैया, एक ही ऑर्डर कर, राइट। क्योंकि आज पता है कि दोस्त का ट्रेन, दिल तो उसका फाड़ना ही है, और दिमाग घर से सेट करके जाते हैं। और यदि लड़की लोग हो तो गिफ्ट भी लेके जाते हो, हम लड़कों में ये फंडा नहीं है, गिफ्ट विफ्ट का ये ट्रेंड रखा ही नहीं कभी, कभी देते ही नहीं है, ना लेंगे ना देंगे। गिफ्ट में सिर्फ एक ही है, बम्स, बर्थडे बम्स लो और दो। तो हम लड़कों का शॉर्टेड है, बट लड़की लोग तो गिफ्ट भी देता है। तो प्री डिटरमाइंड माइंड सेट है, 2000 का इसको हम टी शर्ट या टॉप या इयररिंग्स दे रहे हैं। बर्थडे पार्टी कुछ तो अच्छा जगह चाहिए, और कुछ तो अच्छा वाला ही खाना है आज। नॉर्मल खुद के पैसे से खाओ चाहे नहीं खाओ, कोई इश्यू नहीं है। उसने बर्थडे पार्टी दिया, बिल वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, अच्छा ठीक है किस हिसाब से ऑर्डर किया जा रहा है, किस हिसाब से अय्यासी हो रही है मेरे पैसों पे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन, कितने दिन तक, एक टाइम में आपका बर्थडे भी तो आएगा, अंडरग्राउंड तो होंगे नहीं आप। अब समझ में आया कि उस दिन जो बिल फाड़ा था, धीरे धीरे जब बर्थडे नजदीक आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि खर्चा मोटा आने वाला। बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू बिलोंग्स टू अ बेसिक मिडिल क्लास, या फिर जहां पे पैसे की वैल्यू की जाती है, एंड व्हेन यू आर एट अ वेरी स्मॉल एज, तो आपको ऐसे नहीं कि आपका बर्थडे, पापा आज बर्थडे 50,000 दो, पार्टी करेंगे, जरा बढ़िया से मिलेंगे 50,000 आप, और सच में पूरा बर्थडे सब सब कुछ साफ हुआ हुआ मिलेगा यहाँ से, राइट। तो एक बात बताओ, बर्थडे वाले दिन हम सबको पता है एक्सपेक्टेशंस की फैमिली से क्या मिलने वाला, एक बेसिक ड्रेस मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया, और पार्टी करने के लिए उनके नजरिए में आपकी पार्टी क्या है, उनके नजरिए में आपकी पार्टी है कि आप बेसिक रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे एंड पार्टी हो गया। उनको नहीं समझ में आ रहा है, अब तो शायद समझ में आता है कि नट्स एंड ब्रू जाते हो आप लोग प्ले बॉय जाते हो, ये उनको नहीं पता कि पार्टी उस तरह की पार्टी होती है। उनके हिसाब से तो गोपाल महाराज जी एक पार्टी है, या फिर सिंधी चाट वाले के पास भी चला गया तो वो भी पार्टी है। बचपन में तो घर पे बुलाया जाता था, पाव भाजी पिज्जा पास्ता जो कुछ भी है बना दिया, चलो दोस्त लोग आए पार्टी हो गई। तो उनको नहीं पता, उनके अकॉर्डिंग दे विल पे यू, इधर डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली। मैं मानता हूँ चलो 2,000, सवेरे सवेरे उठा, आपने प्रणाम प्रणाम किया, अच्छे से नहाया फ्रेश हुए, तो मम्मी पापा से कुछ तो मिलेगा बर्थडे का, ताकि उनको पता कि दोस्त के साथ बाहर जाओगे। बट उनको ये नहीं पता आपका टारगेट आज 10 से 15,000 का बिल आने वाला है पार्टी दोगे तब। लेकिन एक बार मुंह से आपने बोल दिया पापा कम से कम 21,000 रुपए तो चाहिए बर्थडे पार्टी के, पूरा कैंसिल। मैं अपनी जिंदगी में अभी भी 21,000 खर्चा करने के लिए सोच रहा हूँ बर्थडे पे, और तुमको 21,000 अभी चाहिए, कैंसिल। तो आप मांग नहीं पाओगे, वहीं पे आएंगे बड़े लोग, रिच रिच पीपल्स आउट, जिनके घर में मिलता है उनका बात अलग है। बट सोचो क्या वो आपको इतना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हमें आज से पता है। जब आज बर्थडे पार्टी से रात को घर पे आए, बिस्तर पे ऐसे लेटे ना, आज कुछ तो बुरा कर दिया, ज्यादा ही बिल फाड़ दिया उसका, 6 महीने बाद मेरा बर्थडे है, वो क्या करेगी मेरे साथ। ये सारे ख्वाब सपने सब कुछ आ रहे हैं, सब कुछ इवेलुएट आपने कर लिया, और आपने एक बिल फ्रेम कर लिया कि इतना का बिल तो आना है। अब आपको ये भी पता है उस दिन आपके हाथ में इनफ्लो कितना होगा, ये भी पता है। अब वो जो डेफिसिट है, उसके लिए आप क्या करोगे, आज से सेविंग्स करना स्टार्ट कर दोगे। पॉकेट मनी तो रेगुलर वाला तो मिलना ही है ना, तो आज से क्या पैसा उड़ाना चालू करोगे, उस दिन का उस दिन सोचेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। यू स्टार्ट सेविंग्स फ्रॉम टुडे, मतलब तुम आज से अपनी अर्निंग का कुछ पैसा साइड करते जाओगे, राइट। यानी फ्यूचर में जो तुम्हारा खर्चा होने वाला है, उसको तुम आज ही अपने बुक्स में या अपने लाइफ में
सेव करना स्टार्ट कर दोगे ना, ऐसा तुम करोगे। लक चाहे कितना भी तेज था, लेकिन जब लक इतना तेज था कि पता है मैं ही जीतूंगी, क्या इसने पार्टी दिया? क्या पुचका तक नहीं खिलाएगी उस पैसे से। तो अभी लॉटरी लग गया तो फिर जितना पार्टी मांगना मांगो, लेकिन उससे एक दिन पहले तक क्या ये 1 रुपए का भी खर्चा करेगी? क्या नहीं करेगी ना। क्यों? क्योंकि जब हम पर्सनल लाइफ में नहीं करते तो क्या बिजनेस में करेंगे? क्या सपोज आपके पास एक स्टॉक है, ठीक है, आप गुड्स में जिसमें भी डील करते हो, 31 मार्च को आपके पास सर्टेन स्टॉक है। अब आपको लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर के पास है ही नहीं वो, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स तक उनके पास आएगा नहीं, आप ही राजा हो मार्केट के। तो जो 100 रुपए का गुड्स आपको लगता है नेक्स्ट ईयर आप इसको 1000 रुपीज में सेल कर दो, तो क्या 900 का प्रॉफिट में करंट ईयर में मान लू? क्या सेल किया? क्या रियलाइज हुआ? क्या नहीं ना, नहीं मानेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये 100 रुपए का गुड्स है ना, अब सिर्फ 30 रुपीज में ही बिकेगा, तो यानी फ्यूचर में लॉस होने वाला है। लॉस तो हम आज से मान लेते हैं ना, उसके लिए सेविंग्स करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? दिस इज कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट। एज पर कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट, एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर expenses and losses today, ignore all incomes and gains। फ्यूचर का जितना भी इनकम या गेन होने वाला है बिजनेस में हम इग्नोर कर देते हैं, वी डोंट रिकॉर्ड टुडे। बट फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होने वाले हैं उसके लिए हम आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower। कॉस्ट का मतलब 100 रुपए, फ्यूचर में मुझे बेच के पैसा आएगा 120 रुपए कॉस्ट, और नेट रियलाइजेबल कितना हो 120, विच एवर इज लोअर। कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 100 रुपए में। भाई इनकम आज नहीं मानूंगा, जब तक हो नहीं जाता तो मैं कैसे मान लू प्रॉफिट। बट इफ फ्यूचर में वो 60 रुपीज में सेल होगा तो आज हम क्लोजिंग स्टॉक कितने में दिखाएंगे? कॉस्ट इज 100, फ्यूचर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60, कितने में दिखाना है? लॉस आज मान लो। दैट इज प्रूडेंस कंसेप्ट। समझ में आया? दैट इज प्रूडेंस कंसेप्ट। वही चीज आपके साथ भी होता है पर्सनल लाइफ में। जैसे कि आपके घर वालों को पता है कि फ्यूचर में आपके एजुकेशन के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, राइट? एंड आप में वो कैलिबर भी है, शायद आप फॉरेन पढ़ने जाओगे या हायर लेवल कुछ भी स्टडीज करोगे, ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह, यू नीड मनी, राइट? तो पहले से पेरेंट्स सेव करना स्टार्ट करते ना, दैट्स कंजर्वेटिज्म सोच, ठीक है? लेकिन आपका चेहरा देख के ऐसा लगता है बहुत बड़ा उखाड़ोगे, कुछ धांसू लाइफ में करोगे, तो उसके लिए क्या पेरेंट्स अभी से तुमसे पैसा या फिर उस टाइप का लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं? क्या जब तक तुम अर्न ही नहीं कर रहे हो तो तुमसे रिटर्न कुछ मिल नहीं सकता ना। हो सकता है फ्यूचर में तुम कमा के दोगे, लेकिन अभी तो नहीं कमा रहे ना, अभी तो नहीं कमा के दे रहे, तो क्या वो इनकम अभी से पेरेंट्स मानना स्टार्ट कर देते हैं? क्या अभी तो पेरेंट्स की नजर में आप एक लाइबिलिटी, एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस हो, बट अभी तो ऐसा लगता है कि आप पे सिर्फ खर्चा ही करना, इन्वेस्ट ही करना है, रिटर्न कब मिलेगा पता नहीं। और कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो रिटर्न देंगे, और कुछ होंगे जो अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, रिटर्न की भी नहीं सोचेंगे। तो यानी फ्यूचर से जो आपको मिलने वाला है, क्या पेरेंट्स आज उसको दिमाग में लेके चल रहे हैं? क्या लेकिन फ्यूचर में आप पे जो खर्चा करना है उसका तो सेविंग्स कर रहे हैं ना, राइट? दिस इज कंजर्वेटिज्म। समझ में आया? क्लियर है? कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कंसेप्ट। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी रिकॉर्ड फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या बोलता है? एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फ्यूचर में जो इनकम या गेन होने वाला है बिजनेस में उसको इग्नोर करो, लेकिन इफ फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होने वाला है उसको आज ही मान लो, आज ही मान लो। जैसे कि सपोज आई मेरा करंट ईयर और मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट ईयर अपने शॉप का व्हाइट वॉश करवाना है, कलरिंग करवाना है, बहुत साल हो गया एकदम झरझर सा ऐसा काम हो चुका है, तो मुझे व्हाइट वॉश करवाना है नेक्स्ट ईयर। तो व्हाइट वॉश कराऊंगा तो खर्चा लगेगा ना, तो व्हाट शुड आई डू? आज ही मुझे कुछ पैसा साइड में रख देना चाहिए, राइट? तो वो जो पैसा मैं साइड रख रहा हूं बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट।
वो मुझे अलाउ करेगा। लेकिन फ्यूचर में जो मुझे इनकम होने वाला है, इफ मैं आज उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूं तो प्रूडेंस कंसेप्ट मुझे अलाउ नहीं करेगा और अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो भैया ऐसे लोग भी है क्या कि जो फ्यूचर की इनकम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं? हाँ है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब लोगों का पैसा इन्वेस्टेड रहता है तो उन लोग को दिखाना पड़ता है इन्वेस्टर को कि हमारा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इन्वेस्टर धीरे धीरे पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? एंड तुम्हें और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर को शो करने के लिए कंपनी में प्रॉफिट है। सपोज कोई बिजनेसमैन को लगता है कि यार ये साल तो अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है मैंने पंडित जी को कुंडली वुंडली दिखाया है, अगला साल पूरा मस्त प्रॉफिट होगा। और मेरे को तो सपने में भी आया था कि अगला साल 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो क्या करे, आज 100 करोड़ रिकॉर्ड कर ले, इन्वेस्टर को खुश कर दे। आप तो चाहते हो बट आपका अकाउंटिंग रूल्स करने नहीं देगा। बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर मतलब छोटी सोच, कंजर से बना कंजर्वेटिज्म। इज इट क्लियर? तो लिखना कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। As per this concept, as per this concept, साक्षी समझ में आ रहा है? क्लियर? As per this concept, anticipate all future expenses and losses, ignore all incomes and gains. As per this concept, anticipate all future expenses and losses, ignore all incomes and gains. Because of this concept, we record closing stock at cost or net realizable value whichever is lower. Closing stock, we record closing stock at cost or net realizable value whichever is lower, वरना तो हायर लेते। Because of this concept, we create, because of this concept, we create provisions in our business such as provision for
bad debts, provision for repairs, etc. Because of this concept, we create provision in our business, such as provision for bad debts, provision for repairs. जैसे कि किसी का बर्थडे चला गया, किसी और को पार्टी देना है, तो उस पार्टी के लिए हम लोग आज से पैसा सेव करेंगे। किस नाम से सेव करेंगे? प्रोविजन फॉर बर्थडे पार्टी, राइट। अब बैड डेट्स क्या था? फ्यूचर में मुझे लगता है कि कोई डेटर डूब जाएगा, राइट। आई फील सपोज मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपीस के कस्टमर है। नाउ आई फील उसमें से 50,000 वाले मुझे पैसा नहीं देंगे, मुझे ऐसा डर है फ्यूचर में लॉस होगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं आज ही उसके लिए प्रोविजन बना लूंगा विद द नेम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ, नॉर्मल जर्नल में, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, कोई भी दूसरा सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में? व्हाट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। फ्यूचर में जो होने वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उसको जब तुम बिजनेस में आज सेव करते हो ना, वो क्या नाम से सेव होगा? प्रोविजंस। अब वो किसके लिए, उसका नाम ऐड कर दो। जैसे डूबने का डर था तो मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला। मुझे रिपेयरिंग करवाना है, तो फ्यूचर के रिपेयर के लिए जो सेव कर रहा हूँ वो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स हो गया। तो ऐसे कोई भी चीज के लिए जो फ्यूचर लॉसेस के लिए है, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोविजन फॉर डॉट डॉट डॉट, जो भी रहे। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही है। जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर सेम ही है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, तो उसमें उसको जर्नल प्रॉपर बोल देते हैं, नथिंग मोर देन दैट। यही इसी नाम से, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, इसी नाम से करेंगे। हाँ, मुझे लगता था डूब जाएगा, तो मैंने उसको खर्चा मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। जिस ईयर मैंने एक्सपेंस माना, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मैंने गवर्नमेंट को कम टैक्स दिया। अब फ्यूचर में वो डूबा ही नहीं, तो वापस मैं क्या करूंगा, इसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, जो सेविंग्स किया वो काम ही नहीं आया, गुल्लक तोड़ो, अपना नॉर्मल तरीके से यूज करो बिजनेस में उसको, तो वो गुल्लक का पैसा वापस प्रॉफिट में चला जाएगा। तो जिस ईयर में मैं वापस प्रॉफिट में डालूंगा, उस ईयर टैक्स पे कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब और एक चीज समझो, बिजनेस के अंदर में सपोज आपने एक मशीनरी परचेज किया, आपने एक मशीनरी परचेज किया एट अ वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज, राइट। But at the end of the year, at the end of the year, market value of this that machinery becomes 7 lakh. हम अपने बुक्स में उस मशीनरी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखेंगे? बाकी लोग नहीं। अरे आपने एक कोई वैल्यू का सामान खरीदा, ठीक है, आपने अपने बुक्स में लिख लिया। अब कल को उसका मार्केट वैल्यू चेंज हो जाए, तो आपका बुक वैल्यू भी चेंज हो जाएगा क्या? आपने जो उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, क्या वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा क्या? बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं होगा। वी इग्नोर मार्केट वैल्यू इन सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस केसेस में हम लोग मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं, बट जनरली वी रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स ऑफ आवर बिजनेस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब जिस वैल्यू में परचेज किया था, उसी वैल्यू में उसको रिकॉर्ड करते हैं। सपोज आपने बिजनेस के नाम से एक लैंड परचेज किया 10 लाख रुपीज में, आज से 30 साल पहले बिजनेस के नाम पे आपने 10 लाख रुपीज में लैंड परचेज किया। यू रियली थिंक आज उसका वैल्यू 10 लाख होगा? कम से कम 1 करोड़ रुपए तो उसका वैल्यू होगा, राइट। बट स्टिल आपके बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में वो लैंड किस वैल्यू पे आ रहा होगा?
10 lakh. Why? Because of historical cost concept. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस में कोई भी एसेट आपने परचेज किया है, इट विल बी रिकॉर्डेड एट परचेज वैल्यू. वी इग्नोर मार्केट वैल्यू इन सर्टेन एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस है, हाँ. जब बेचेगा तब उसका प्रॉफिट. एक्सेप्शंस है, वो सब एक्सेप्शंस है. तो बैंक उसका बुक वैल्यू नहीं चेक करता लोन देने के टाइम. बैंक मार्केट रेट चेक करता है. कुछ नहीं लिखेगा, वो नोट्स में जाता है. अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहेगा, बट सर्टेन एक्सेप्शंस है. जैसे कि आप लोग का रीवैल्यूएशन होता है. समझ में नहीं आएगा आपको कि मैं रीवैल्यूएशन क्या बोलूं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू भी करते हो, मार्केट रेट के साथ रीवैल्यू करते हो. उस कंडीशन में आप चेंज कर सकते हो, बट अभी वो टर्म नहीं समझ में आएगा, मैं टच नहीं कर रहा हूं. जस्ट ये ध्यान रखना, इन योर बिजनेस यू रिकॉर्ड एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है द वैल्यू जिसमें आपने खरीदा था, जिस रेट पे आपने खरीदा था उसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होगा. वी इग्नोर मार्केट वैल्यू बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ठीक है लिखा दूंगा बाद में. कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस क्लियर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर है, बिजनेस एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल. ठीक है, ये सारा चीज क्लियर है ना? डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस से कम में बेचना इज अ डिस्काउंट. ठीक है, सेलिंग प्राइस एमआरपी से कम में बेचना इज डिस्काउंट. ठीक है, अब समझना एक एग्जांपल. सपोज मैं स्टेशनरी शॉप में गया और मैंने बोला कि मेरे को भैया एक कॉपी का रेट पता करना, क्लासमेट का कॉपी. ठीक है, व्हाट आई वांटेड कि मैं चाहता था कि मेरे अपने इंस्टीट्यूट का बस कुछ नहीं करूंगा, उनको बोलूंगा थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दो, उसमें मेरा इंस्टीट्यूट का लोगो डाल दो, मेरा नाम डाल दो, फोटो चिपका दो. ठीक है, फिर कंपलसरी कर दूंगा कि मेरे क्लास में बैठना है तो वही कॉपी यूज करना पड़ेगा. बेचूंगा, स्कूल वाले भी तो बेचते हैं, 20 रुपए की कॉपी को 60 रुपए में बेचते हैं, खरीदना ही पड़ता है, उपाय भी नहीं है. ठीक है, मैंने ऐसा रूल निकालना है. ठीक है, तो मैं मार्केट में गया कि भैया कॉपी चाहिए, तो उसने बोला भैया देखिए, मैंने बोला अकाउंट तो कम से कम 300 पेजेस तो चाहिए, इतना तो कम से कम चाहिए, इतना अपन भर लेंगे, तो 300 पेजेस का कॉपी का रेट बताओ. तो उसने बोला भैया एक कॉपी का रेट 100 रुपए लगेगा. ओके, मैंने बोला 1000 कॉपीज परचेज करूंगा, क्या अभी भी वो मुझे 100 रुपीज रेट कोट करेगा क्या? वैल्यू कम कर देगा ना, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है. राइट, आप जब एक या दो यूनिट खरीदते हो तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी. जैसे मार्केट में भी जाते हो आप लोग, कभी पेरेंट्स के साथ सब्जी वब्जी लेने गए होंगे, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ना, भैया 10 किलो लेगा, 5 किलो लेगा, रेट ऑटोमेटिकली क्या होता है? कम हो जाता है ना. तो जब मैंने उसको बोला कि 1000 कॉपी परचेज करूंगा, उसने बोला भैया आपके लिए 70 रुपीज लगा. राइट, 70 रुपीज लगा दूंगा. तो 1000 कॉपीज मैंने परचेज किया, मेरा रेट क्या लगा? 70 रुपीज. उसने कोट क्या किया था? 100 कोट किया था, 70 उसने फाइनल प्राइस डील हो गया हम लोग का. 70 रुपीज में मैंने 1000 कॉपीज परचेज कर ली. राइट, तो बिल कितने का बना? 70,000. ठीक है, क्या 1000 कॉपी है ना? अच्छा, 70 रुपीज ही था, मैं कहा हाँ, कितना आ गया? 1000 कॉपी, 70 रुपए का एक कॉपी है, तो 70,000. 7,000 कैसे? 70,000, 7 रुपए थोड़ी भाई, इतना डिस्काउंट थोड़ी देगा. 70,000 रुपए मुझे पेमेंट करना. ठीक है, मैंने बोला ठीक है भैया, टर्म्स अच्छा था दुकानदार वाले के साथ, ठीक है भैया अगले महीने तक पेमेंट करवाता हूँ. बट दुकानदार वाले को पैसे की रिक्वायरमेंट, बट ड्यू टू रिलेशन वो ये भी नहीं बोल सकता पैसा अभी देना पड़ेगा कैश, वरना हम नहीं बेचेगा आपको माल. राइट, तो क्या तरीका है कि मेरे से अभी पैसा निकलवा ले? रेट बढ़ाएगा, मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा. मार्केट में कॉम्पिटिटर की कमी है क्या?
प्राइस तो डील हो चुका, 70 रुपए डील डन, लॉक, बिल भी बन चुका, बिल भी बन चुका 70,000 का एडवांस। हाँ यस, सोचो वो मुझे लालच दे कि भैया अभी के अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट दूंगा। 70,000 का बिल बन चुका, अभी ऑन द स्पॉट सारा पेमेंट किया तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दूंगा। पता है जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कार्ड में जो डिस्काउंट मिलता है, एक होता है ईएमआई सिस्टम और एक पूरा ऑन स्पॉट पेमेंट करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है ना, राइट? तो वो मुझे 10% का लालच दिया उसने। ये लालच क्यों देता है बिजनेस में? सो दैट फटाफट उसके पास पैसा आ जाए, बिकॉज बिजनेस में लिक्विडिटी और उसका रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंथ पैसा आएगा तो क्या फायदा, मेरे बिजनेस में तो यूज नहीं हो रहा है ना। आई बात समझ में? तो वो जो 10% है यानी 7,000 रुपीज, 70,000 का 10% मीन 7,000, मेरे को लग रहा है हाँ ये तो फायदा का सौदा। नेक्स्ट मंथ पेमेंट करूंगा तो 70 पूरा देना पड़ेगा, और अभी इमीडिएटली दे दिया तो कितना देना पड़ेगा? 63। थोड़ा तो लालच है, चलो भैया सारा पेमेंट अभी रखें, हिसाब खत्म कर। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, आपने दो तरह का डिस्काउंट सीखा यहाँ। एक डिस्काउंट तब दिया उसने मुझे जब मैंने बल्क में उसको ऑर्डर देने का बात किया। पहले उसने मुझे प्राइस कोट किया 100 रुपीज पर कॉपी, उसको अपन बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस, राइट? नॉर्मल कोई भी जाएगा उसको उतने में ही बिकेगा। फिर जब मैंने बल्क ऑर्डर किया तो उसने क्या किया? कम कर दिया ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी उसने मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बल्क क्वांटिटी का बिजनेस करने के लिए उसने अपना प्राइस को कम कर दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन क्या ट्रेड डिस्काउंट से पहले बिल बन गया था क्या? बिल कब बना? ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो जो बिल बना होगा उसी का तो रिकॉर्डिंग होगा, बिकॉज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिलायबल, और रिलायबल मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। तो डॉक्यूमेंट क्या है? वो परचेज बिल। बिल कितने से बना? 70,000। मैं बिजनेस में कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 70,000 जितने का बिल है। क्या हम 30 रुपीज का अकाउंटिंग करेंगे क्या? जब वो बिल में लिखा हुआ ही नहीं है तो हम उसकी अकाउंटिंग भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो तो पहले ही डील हो गया ना, वो तो वर्बल में ही खत्म हो गया। आई बात समझ में? 100 रुपए का गुड्स था, 30 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट इज 70। 70 से बिल बनेगा, तो जितने से बिल बनता है हम उतने से अकाउंटिंग करते हैं। दैट मीन्स 30 रुपीज का कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। 70,000 से बिल बना, नाउ उसने मेरे को 7,000 का और डिस्काउंट दिया, 7,000 का और डिस्काउंट दिया। बताओ क्या इसका अकाउंटिंग होगा क्या? यस, इसका अकाउंट होगा, क्योंकि देखो क्या हुआ, जब आपने 70,000 का गुड्स परचेज किया तो आपके बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट हुआ? मैं ऐसे बोलूं, इधर स्टॉक आ गया 70,000, एसेट लाइबिलिटीज, 70,000 का स्टॉक आया, तो इमीडिएटली जब बिल बनाया एक बार के लिए, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर बन गया ना, मुझे उसको बाद में ही देना था 1 मंथ के बाद। तो मैं इधर लिख सकता था ना, क्रेडिटर 70,000 विथ एवरी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल पोजीशन चेंजेस। अब मैं इमीडिएटली उसको पे कर दूं तो कितना पे कर रहा हूं? 63,000। चेक काट के दे दिया मैंने, लेकिन अभी के पोजीशन के अकॉर्डिंग तो बैंक है नहीं कुछ। कोई बात नहीं, बैंक नेगेटिव हो गया मेरा, वो तो हो ही सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, 7,000 रुपए बचाने के लिए मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, 63,000 का चेक दे दिया, 63,000 रुपीज का चेक दे दिया। क्या अभी भी मेरे बुक्स में क्रेडिटर 70 का रहेगा क्या? ये तो बाबा पूरा ही चला जाएगा ना। क्या ये फ्यूचर में इसको और कुछ देना है क्या? यानी क्रेडिटर पूरा जीरो हो जाएगा। तो 7,000 आपके लिए क्या है? यस, इनकम प्रॉफिट गेन कुछ तो है, 7,000 रुपए का फायदा हुआ ना। तो मैं इधर लिखूं, ये प्रॉफिट जो हुआ है किसके पास जाएगा? बिजनेस में अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ऑनर, बिजनेसमैन।
ऑनर का पैसा हम क्या नाम से रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल। तो इधर मेरा कैपिटल है, उसमें 7,000 चला गया। समझ में आया? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही करोगे ना। यानी वो जो 7,000 का डिस्काउंट है उसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट जो उसने 100 रुपीज से लेके 30 रुपीज किया था, क्या उसका अकाउंटिंग करना था क्या? नहीं। तो बेसिकली बिजनेस में दो तरह का डिस्काउंट होता है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। हम लोग किसका अकाउंटिंग करते हैं? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, बिकॉज बिल किस वैल्यू से बनता है? बिफोर ट्रेड डिस्काउंट वाले वैल्यू से या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के वैल्यू से? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू। तो जिससे बिल बनेगा उसी से तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगा ना, बिकॉज अकाउंटिंग करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, बिना डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग होगा नहीं, राइट? तो वो जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? बिल। और बिल तो 70 रुपीज से बना था, तो हमारा अकाउंटिंग भी 70 रुपीज से होगा। दैट मीन्स फॉर ट्रेड डिस्काउंट नो अकाउंटिंग इज डन, वेयर एज फॉर कैश डिस्काउंट अकाउंटिंग इज डन। अब कैश डिस्काउंट भी दो है, यहां हमें मिल रहा है तो प्रॉफिट है, हमें देना भी तो पड़ सकता है हमारे कस्टमर को, राइट? तो इफ यू आर रिसीविंग डिस्काउंट देन इट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स एन इनकम फॉर यू। इफ यू गिव डिस्काउंट इट मींस डिस्काउंट अलाउड, इट्स एन एक्सपेंस फॉर यू। इज इट क्लियर? डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, बट ट्रेड डिस्काउंट तो एक ही होता है। क्लियर है? चलो बस इसको लिखो फटाफट, फिर सभा समाप्त कर देंगे। जितना कर रहे हो अभी सब जाके ऐसे फटाफट फटाफट देख लिया करो, सेट हो जाएगा। इसमें कोई रटने वाली चीजें नहीं है, बस सेटअप करना है। एक बार सेटअप बन गया 7-8 क्लास के अंदर में, बाकी के सारे प्रोसेस मजे आएंगे। ठीक है? फिर प्रॉब्लम नहीं होगा जर्नल क्यों बनाया, कैसे बनाया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रहा है, क्योंकि टर्म्स का क्लैरिटी होना पड़ेगा। तो डिस्काउंट इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन, it is given or used, it is given or used for bulk purchases and sales. It is given or used for bulk purchases and sales. नॉर्मल है, आप देखते हो, आप लोग भी पर्सनल लाइफ में करते हो ऐसा कि आप कहीं पे भी कोई शॉप के पास जा रहे हो, आप 1 2 4 यूनिट बोलते हो तो वो नॉर्मल रेट लगाता है, लेकिन जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो प्राइस को कम करता है ना। तो दैट डिडक्शन इन प्राइस इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। इट इज क्लियर? तो कैश डिस्काउंट क्यों होता है? इट इज गिवन टू रिसीव पेमेंट प्रॉम्प्टली, मतलब फटाफट पैसा मिल जाए। इट इज गिवन टू रिसीव पेमेंट्स प्रॉम्प्टली, फटाफट पैसा लेने के लिए। अदरवाइज तो क्या करेगा कस्टमर, धीरे धीरे करके देगा ना, उसको थोड़ा लालच देंगे तो हो सकता है वो इमीडिएटली पे कर दे। इज इट क्लियर?
उसका मर्जी, उसको नहीं चाहिए बेनिफिट, फिर तो उपाय नहीं है। बट कुछ बिजनेसमैन यूज करते हैं कैश डिस्काउंट, उन लोग के लिए वो एक्स्ट्रा इनकम है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन के पास पैसा ही नहीं है, तो उपाय नहीं है, फिर वो सीडी यूज नहीं करता, कैश डिस्काउंट नहीं यूज करता। ठीक है भैया, उपाय नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी, मैं तो 1 मंथ के बाद ही पे करूंगा, इट्स फाइन, आपको नहीं यूज करना है मत करो। उसके लिए 7,000 इज डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो दे रहा है और हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव, तो मेरे लिए इनकम हो गया और उसके लिए एक्सपेंस हो गया। इट्स एन एक्सपेंस, अभी लिखेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट समझ गया, इट इज गिवन और यूज फॉर बल्क परचेजेस एंड सेल्स। बल्क मतलब ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में, छोटा लॉट के लिए कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं देता है। नो अकाउंटिंग इज डन फॉर trade discount. No accounting is done for trade discount. Accounting is done for cash discount. Accounting is done for cash discount. It is deducted from, it is deducted या फिर calculated on, deducted from least price. लीस्ट प्राइस बोलो या फिर कोटेड प्राइस, जो इनिशियली प्राइस कोट करते हैं उसमें से तो माइनस करते हैं, तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम लीस्ट प्राइस और कोटेड प्राइस। कैश डिस्काउंट में लिखेंगे इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एलिमेंट पेड, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एलिमेंट पेड। इसमें थोड़ा उधार भी हो सकता है और थोड़ा इमीडिएटली भी हो सकता है, तो जितना इमीडिएटली पे करोगे उसी पे कैश डिस्काउंट लगेगा। सपोज 70,000 का परचेज किया, सामने वाले ने बोला भैया 10% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, देख लो। तो मैंने बोला यार अभी तो पैसा नहीं है, एक काम करता हूँ 30,000 अभी दे देता हूँ, 40,000 में नेक्स्ट मंथ में दूंगा। तो बताओ मुझे कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, 7,000 मिलेगा या कम मिलेगा, कितना मिलेगा? मैंने बोला 30,000 अभी दूंगा तुरंत और 40,000 तो नेक्स्ट मंथ ही दूंगा। तो बताओ व्हाट कैश डिस्काउंट आई विल रिसीव फ्रॉम द सप्लायर? 3,000। जितना इमीडिएटली कैश दे रहा हूं उसी पे तो वो कैश डिस्काउंट देगा ना मुझे, जो मैंने कैश दिया ही नहीं है उस पे थोड़ी ना कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। क्लियर है? इसलिए हमने लिखा इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एलिमेंट पेड और रिसीव। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कैश डिस्काउंट के नीचे लिखना इट इज ऑफ टू टाइप्स। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? एक्सपेंस। इसको अपन क्या मानेंगे? खर्चा है तुम्हारे लिए, ये नुकसान है। एंड और एक क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम।
मतलब बोलने के लिए ऐसी इनकम बोला, वो गेन ही समझ लो। जब अपन सॉल्विंग करने जाएंगे ना क्वेश्चन, तो वहां पे मत घुसना कि इनकम गेन वो सब, वो नहीं चाहिए। फिर वो नेट प्रॉफिट बस काउंट करना है मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए। बट आपको फंडामेंटल्स में तो सीख के रखना होता है कि वो टर्म्स यदि स्पेसिफिक पूछ लिया तो। ठीक है, आया समझ में ये व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज। पैसा देखो एक थंब रूल लाइन याद रखना, पैसे का न जाना भी आना है। पैसा नहीं गया तभी भी तो फायदा ही है ना तुम्हारा, पॉकेट से कम गया तो पैसे का न जाना भी तो आना ही है। दैट्स वाई तुम्हारे घर पे गुड्स तो 70,000 का आया, उसके बदले में तुमने पैसा कितना दिया, 63,000। सपोज पूरा कैश दे दिया तो 7,000 तो फायदा ही हुआ ना। दैट्स वाई। क्लियर है, समझ में सारा टर्म्स। हाँ, डायरेक्ट लीस्ट प्राइस कटने के बाद लीस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट पहले हट जाता है, फिर जो वो वैल्यू होता है ना उस पे अपन बिल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख के रखना। और कैलकुलेशन पहले होता है लिस्ट प्राइस। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्कूल में जहाँ जर्नल स्टार्ट हो चुका है वहां ये काम आएगा। जब आप लोग सेल्स और परचेज का एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे ना, तो जो कंबाइंड एंट्री होगा वो कुछ ऐसा होगा। वहां पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब कुछ होगा। लीस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अब ठीक है, क्या हुआ। अरे नहीं बाबा, ये फिगर्स है, एक्स एक्स एक्स, कुछ भी इमेजिनरी फिगर हो सकता है क्वेश्चन में। मुझे एक्स पसंद है इसलिए 3 बार एक्स लिखा। किसी को ऐतराज है वो वाई लिखो, जेड लिखो। हाँ, ये समाज में बताने वाली बातें नहीं होती है। ये इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों को नहीं पता है। हाँ, भूलना भी तो होता है कुछ बातें, हर बात याद नहीं रखना होता। कंसेप्ट सारे याद रहते हैं नहीं रहते, रुको देखता हूँ। जब मैं पूछूंगा अभी तक याद है मेरे को, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। याद रखने का बात हुआ है, खिलाने का थोड़ी ना हुआ है। बुक्स में है तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन। हाँ, तो मैंने बुक्स में प्रोविजन फॉर कुछ का बना रखा है कि तुमको खिलाना है। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू। दिस विल बी माई परचेज और सेल वैल्यू। ठीक है, इसमें मैं अभी जीएसटी का कंसेप्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल तो जीएसटी लगता है। नॉर्मल बेसिक। हाँ, इमीडिएटली थोड़ी ना हम परचेज और सेल्स रिटर्न करेंगे। घर पे गुड्स आ जाएगा, उसके नेक्स्ट डे में होगा ना। उससे पहले अभी तुरंत खरीदा तुरंत थोड़ी रिटर्न करेंगे, वो बिल ही नहीं बनाएगा। बोले भैया पहले तो डिसाइड कर लो कौन सा लेके जाना है, उसके बाद में बिल बनाऊंगा, राइट। तब इसमें क्या होगा, 2 पार्ट होगा। कैश क्रेडिट, जरूरी थोड़ी ना पूरा इमीडिएटली पे कर दूं। कुछ कैश में रहेगा कुछ क्रेडिट में रहेगा। तो जितना कैश में है उससे क्या होगा, माइनस। बस इतना ध्यान रखो, कैश एलिमेंट से कैश डिस्काउंट माइनस होगा, क्रेडिट एलिमेंट से माइनस करोगे क्या, माइनस होगा क्या क्रेडिट एलिमेंट से, बस नहीं करेंगे। मुझे भूख लग रहा है, खा लो मेरा माथा थोड़ा सा, एक दो क्वेरी पूछ के। सेल्स परचेज का है, सेल इज सेल, परचेज इज परचेज।
परचेज खर्चा है, सेल्स इनकम है। ये वो टोटल करते हो, कुछ प्लस नहीं, वो बेसिकली आप एक पेज का टोटल कर रहे हो ऐसे चेक करने के लिए जितना मैंने डेबिट किया उतना ही क्रेडिट हुआ या नहीं, जस्ट टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हाँ, यानी आपने कुछ ऊपर में मिस्टेक किया होगा डेबिट क्रेडिट करने में, एंड प्रैक्टिकली तो टोटल करना ही नहीं चाहिए। लेबोरियस काम है जो स्कूल वाले फालतू में सिखाते हैं। मैं क्यों करूं, मैं गधा थोड़ी ना हूँ। सॉफ्टवेयर करके देगा ना टोटल, मेरे को जर्नल आना चाहिए। मैं तो सिखाता भी नहीं भाई, एग्जाम में जबरदस्ती किसी का मार्क्स काट रहे तो भाई बैठ के टोटल कर लेना, और तुम लोग के लिए तो इजी है, टंग 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 कैलकुलेटर मारते हो टोटल हो जाता है। इन लेबोरियस को पूछो बेचारों को, जो जिंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे, 2 साल उसके बाद तो इनको भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।